हेलो एवरीवन। सो आज हम रिवाइज करेंगे पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 5 का लेक्चर नंबर 1। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहली बार चुनाव कब हुए थे संविधान सभा के लिए। तो हम याद रखेंगे डायरेक्टली कि 1946 में हुए थे। ठीक है, ऐसे याद रखना कि 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे एक साल पहले जो है ये इलेक्शन हेल्ड हुए थे। ठीक है, और फर्स्ट कौन थे जिन्होंने डिमांड की थी कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा भी कुछ होना चाहिए, तो वो थे एम.एन. रॉय। इनका मन आया कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, मन ऐसे लगता है मन एम.एन. ठीक है, ऐसे याद रखना 1934 में। ठीक है, उसके बाद में फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, वह किसके अंदर फॉर्म हुई थी, मतलब किसके अंतर्गत जो है फॉर्म हुई थी, तो वो थी कैबिनेट मिशन। ठीक है, इसमें 3 मेंबर्स थे, याद होगा सबको, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ठीक है, और फिर इसके बाद में इसकी सीट्स की बात करेंगे आगे। तो 389 टोटल सीट्स थी, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया से 296 थी और प्रिंसली स्टेट से 93। ठीक है, और इसमें भी फर्दर डिवीजन था कि हाँ ये 292 और 4 करके। ठीक है, सिंपल है, याद होगा। फिर उसके बाद में ये इलेक्शन हेल्ड हुए। ठीक है, 1946 में इलेक्शन हेल्ड हुए, तो कांग्रेस को टोटल 208 सीट्स मिली थी। कांग्रेस को कितनी मिली? 208। ठीक है, और मुस्लिम लीग को 73। फिर इसके बाद में और ये भी पूछता है कि पहली मीटिंग कब हुई थी, तो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को इनकी पहली मीटिंग हुई थी, और इसमें 211 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था। ठीक है, और फिर इसके बाद में हाँ ये दिसंबर 1947 में, क्योंकि ये जो था ना मुस्लिम लीग में चले गए थे, वो पाकिस्तान डिवाइड हो गया तो चले गए थे कई लोग, तो ये 299 सीट्स ही बची गई थी। ठीक है, बची थी मतलब बाद में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन। सिंपल सी बात पे फोकस करना है, की पॉइंट पे, कि चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चीफ कौन था? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे, इसका आंसर तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एस.एन. मुखर्जी। ठीक है, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। एक है सॉरी बहुत बुरा हैंड राइटिंग आ रही ना। एक है एस.एन. मुखर्जी और दूसरे हैं एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये चीफ ड्राफ्ट्समैन है ना, तो चीफ वगैरह मतलब मेन होता है। चीफ का मतलब क्या होता है? मेन। तो मेन वगैरह लोग किसको बनाते हैं? जो उनका बच्चा होता है, जो उनका सन होता है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे एस.एन. के बारे में। ठीक है, तो ये जो चीफ ड्राफ्ट्समैन की बात हो रही है वो एस.एन. मुखर्जी है। हो सकता है ऑप्शन में आपको एस.एन. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी दोनों दे दे, तो आपने याद रखना है चीफ एस.एन. ठीक है, एस.एन. सन। ठीक है, फिर इसके बाद में ऑप्शन बाकी देख लेते हैं, जैसे कि के मुंशी। तो देखो मुंशी जो होते हैं ना, मुंशी जी वो मतलब बिजनेस वगैरह वाले, तो चेयरमैन थे ये ऑफ ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के। ठीक है, और मेंबर भी थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के। उसके बाद में ये वसंत कृष्ण वैद्य कौन है? तो ये वो थे, हिंदी में इन्होंने लिखा था, हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा उसको हिंदी में लिखा था। आगे ये भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सारी चीज़ आगे डिस्कस होंगी। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया। हाँ ये देखते हैं यहाँ से प्रेसिडेंट कौन था। तो प्रेसिडेंट कौन थे मतलब कि जब देखो जब हमारा संविधान था, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठता था, तो जो प्रेसिडेंट थे, या फिर इसको चेयरमैन कह सकते हैं, चेयरमैन जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और जब लॉ बनाने के लिए बैठता था कि यहाँ पे कुछ लॉ भी तो होंगे, तो जी मौलंकर थे। कन्फ्यूजन नहीं होगा, बता रही हूँ। देखो कैसे, देखो कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा साउंड करता है ना, कौन सी सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा थोड़ा साउंड करते हैं ना। तो यार जब सिचुएशन खराब होती है, पता नहीं कौन सी सिचुएशन में मैं आ गई कि मुझे प्रसाद खा के जिंदा रहना पड़ रहा है, मतलब बस याद कराने के लिए बोल रही हूँ, वैसा कुछ भी और कोई मीनिंग नहीं मेरा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी सिचुएशन में आ गई? प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम पे जो है राजेंद्र प्रसाद जी है वो चेयरमैन बनते थे। और जब लॉ मेकिंग होती थी, लॉ मतलब लॉ कानून वगैरह, तो मावलंकर। ठीक है, लंकर में क्या आता है? मावलंकर क्या आता है? लंका, है ना। तो लॉ वगैरह से नहीं रहोगे तो मतलब, है ना, तो वही लॉ मेकिंग के लिए जो है जी मावलंकर थे, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर आगे देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। यही मैं बता रही थी एच.सी. मुखर्जी के बारे में, कन्फ्यूजन ना हो तो देखो मैं बताती हूँ एक चीज़। देखो पहले कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है ना, टॉप पे प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद में होता है वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे ही हमारे जब कोर्ट की बात करें तो सबसे पहले कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है, बाद में आता है ना हाई कोर्ट। तो यहाँ से हम याद रखेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछेगा ना, तो वाइस प्रेसिडेंट सेकंड पे आता है, तो हाई कोर्ट है ना, एच.सी. तो एच.सी. मुखर्जी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट में आ जाएंगे। और ये भी मतलब हमारे पास ऑप्शन होता है कि सब्जी खा लो, सब्जी नहीं खाना तो अचार खा लो, अचार, ये कृष्णामाचारी। ठीक है, वी.टी. कृष्णामाचारी, हल्का सा भी याद आ जाएगा ना पेपर में, तो बहुत मतलब हेल्प मिल जाएगी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन थे? वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। वाइस प्रेसिडेंट में कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी। ठीक है, फिर कैलीग्राफी की बात होती है, मतलब कि जो लिखा गया ना उसको, मतलब इंग्लिश में किसने लिखा, हिंदी में किसने लिखा। तो इंग्लिश में लिखने वाले थे बिहारी। देखो बिहारी लोग जो मतलब होते हैं, जस्ट याद कराने के लिए बता रही हूँ, तो बहुत मतलब मेहनती बोले जाते हैं ना, कि बहुत मेहनती होते हैं। तो इंग्लिश जैसे लैंग्वेज को भी वो मतलब एग्जाम वगैरह निकाल लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बस याद रखो इस चीज़ को कि इंग्लिश बिहारी। ठीक है, फिर ऐसे याद रखो कि बिहारी लोगों की इंग्लिश जैसे भी याद कर पाओ, पॉजिटिव में या नेगेटिव में लेकर के जैसे भी याद करो, याद कर लो बस। ठीक है, तो इंग्लिश के लोग जाएंगे प्रेम बिहारी नारायण राजादा। ठीक है, और हिंदी में वैद्य जी। इंग्लिश में तो डॉक्टर बोलते हैं ना, हम हिंदी में बोलते हैं वैद्य, तो हिंदी के लिए कौन हो जाएंगे? वसंत कृष्णा वैद्य। ठीक है,
उसके बाद में जो है डेकोरेट किसने किया था, तो वो नंदलाल बोस ने किया था। किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। ऐसे याद रखो कि जो कृष्ण जी है ना, कृष्ण जी, उनको मतलब कि ऐसा कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नंद के लाला ऐसा करके कुछ बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं सही से वो जब ये तो मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेट होकर के रहते थे ना, जैसे उनकी तस्वीर वगैरह देखोगे तो मतलब बहुत कुछ पहने हुए टाइप से, इधर मोर भी लगाए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा डेकोरेट टाइप से याद रख पाए ना तो रखना इस तरह से। तो नंदलाल बोस जो थे वो डेकोरेटेड, उन्होंने डेकोरेशन किया था इसका, जो हमारा संविधान है। फादर तो सिंपल सी बात है, भीमराव अम्बेडकर जी को ही बोला जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो पढ़ेंगे तीनों को, फिर देखते हैं क्या सही है। देयर आर 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, पढ़ लिया। फिर आ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस रेदर देन पावर इज फॉलोड। ओके, ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट, पढ़ लिया हमने तीनों सेंटेंस। अब हम सबको डिस्कस करेंगे जैसे सर ने बताया था वैसे। देखो, ये बात तो सही है कि हाँ भाई 3 मेजर ऑर्गन्स होता है, लेजिस्लेचर होता है जो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जैसे मैंने बताया पिछली वीडियोस में भी कि एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर तुम्हें कोई प्लान बना भी लिया, अगर तुम इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए तो कैसे बनेगा? तो जो प्लान बनाना है वो लेजिस्लेचर है, ठीक है, और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको सच में फॉलो करना, वो है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फिर जुडिशरी उसका रिव्यू करना कि हाँ कितने अच्छे से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बस यही चीज़ें होती हैं तीनों। नीचे पढ़ेंगे इसके बारे में आगे भी, यहाँ पे सर ने बताया था। वेट अ मिनट। सो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जैसे कि इसमें लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और प्रेसिडेंट आता है हमारा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, स्पेलिंग मुझे लग रहा है गलत लिखी है ये। जुडिशरी जो है लॉ रिव्यू बॉडी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 और 2। एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा, एक मिनट एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। देखो, जैसे कि पहला तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि हाँ भाई 3 है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। दूसरा क्या, आ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस रेदर देन पावर इज एक मिनट, पावर इज क्या लिखा है, पावर इज फॉलोड। ओके, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया जाता है। सिंपल सी बात है, ये लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि शक्तियों का इसमें पृथक्करण कि हाँ इनकी शक्तियाँ इतनी, उनकी शक्तियाँ इतनी, नहीं, कार्यों का पृथक्करण है ना, कि हाँ तुम्हारा लेजिस्लेचर का कार्य कुछ और है, एग्जीक्यूटिव का कार्य कुछ और है, तो हाँ कार्यों के आधार पर इसको जो पृथक्करण किया जाता है, शक्तियों के आधार पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी सही हो जाएगा, पहला भी सही, दूसरा भी सही है। फिर तीसरा दे रखा है कि ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट, मतलब लेजिस्लेचर अलग ही कुछ भागी जा रही, कुछ काम कर रही, एग्जीक्यूटिव कुछ अलग ही कर रही, जुडिशरी कुछ अलग ही, नहीं, इंडिपेंडेंट थोड़ी ना है, वो डिपेंडेंट है। जो लेजिस्लेचर बना रही कानून उसी को तो एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूशन में लाएगी और जुडिशरी उसी का तो रिव्यू करेगी, तो इंडिपेंडेंट कहाँ से हो गई? तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट एंड सेकंड राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये 3 ना क्वेश्चन ऊपर के सर ने पॉलिटी से लिए, अब होती है यहाँ से ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हु वाज द फर्स्ट टू डेवलप अ मैथमेटिकल प्रेडिक्टिव हेलियोसेंट्रिक मोड ऑफ द सोलर सिस्टम? मैथमेटिकल प्रेडिक्टिव हेलियोसेंटर मोड ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ये थे निकोलस कॉपरनिकस। देखो कॉपर के बारे में तुमने पढ़ोगे, कॉपर वाज फर्स्ट धातु है ना, जिसको मतलब कि ह्यूमन यूज़ में लाए, तो बस वहीं से याद रखना कि ये मैथमेटिकल वाला कुछ है, तो वहाँ पे भी कॉपर जैसा कुछ आएगा, तो कॉपरनिकस है, ठीक है। निकोलस कॉपरनिकस, इन्होंने ये थ्योरी कब दी थी? तो 1543 में दी थी, और ये थ्योरी को बोलते हैं डी रिवोल्यूशन ऑर्बियम सेलेस्टियन। इसके अंदर कुछ और चीज़ें सर ने बताई थी, तो वो भी देख लेते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी, सिंपल है। सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडीज़ को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो ये ना, एस्ट्रो इसमें वो है रूटवर्ड। फिर इसके बाद में थ्योरीज़ की बात करते हैं, तो यूनिवर्स के लिए थ्योरी आई थी बिग बैंग थ्योरी, याद कराऊंगी कैसे याद रहेगा, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। देखो आई थिंक कंफ्यूज मत हो ना, 1930 में गोल में सम्मेलन होता है ना पहला वाला, 1931 में दूसरा है ना, जो दूसरा वाला था ना, इसी में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था जितना मुझे याद है, और इसी में मतलब कि भाग लिया था इधर कांग्रेस वगैरह है ना, बाकी किसी में भाग नहीं लिया था कांग्रेस ने। सेकंड वाली जो थी उसी में भाग लिया था, वो हुई थी 1931 में, ठीक है। और भाई गांधी जी भाग ले रहे हैं गोल में सम्मेलन में, तो बहुत बड़ी बात हुई ना, तो उसी टाइम पे थ्योरी भी दे दी गई इन्होंने कहा बिग बैंग थ्योरी। नाम क्या रखे? तो इनको पता चला होगा कि हाँ गांधी जी वो भाग ले रहे हैं गोल मेज वाले में, तो उन्होंने नाम रख दिया बिग बैंग थ्योरी। ईयर याद रहेगा यहाँ से, ठीक है, ईयर याद रखना 1931 में, और ये जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी ये बिग बैंग थ्योरी 1931 में, और ये 13.8 ईयर्स एगो जो ये मतलब बताया था कि 13.8 ईयर्स हो गए यूनिवर्स के ओरिजिन को, ठीक है। द यूनिवर्स एक्सपैंडिंग कॉन्टिन्यूसली बट इट्स एवरेज डेंसिटी रिमेन्स द सेम, सेट फ्रेड हॉयले, हेरमन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड एंड नेम्ड इट स्टडी स्टेट थ्योरी। ये भी मैं याद कराती हूँ। देखो ये तो बात पता होगी ना कि हाँ यूनिवर्स एक्सपैंड करना है कॉन्टिन्यूसली, बट देयर इज अ बट कि इसका जो एवरेज डेंसिटी है ना वो उतनी ही है, रिमेन्स द सेम, मतलब ऐसा नहीं कि डेंसिटी भी चेंज हो रही, नहीं, बहुत बड़ी बात है ये तो। मतलब कि एक ऐसे बोलते नहीं, जब कुछ अजीब सा अचंभित सा मिलता है तो सब बोलते हौला। मेरे स्कूल में सर थे मैथ्स के, वो बोलते थे 10th में
बात बात पे ऐसे हॉयला ये क्या हो गया वो क्या हो गया, तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो फ्रेड हॉयला, हॉयला को ऐसे हॉयला से याद रखना, हॉयला हायला ऐसे करके, ठीक है। तो फ्रेड हॉयले, उनको पता चला कि अरे यूनिवर्स तो एक्सपैंड हो रही है कॉन्टिन्यूसली, बट उसकी एवरेज डेंसिटी जो है ना वो उतनी ही है। तो ये बोला था फ्रेड हॉयले ने, ठीक है। फिर ये किसी की बंदी है जो गोल्ड पहने हुए, हरमन मोंदी और थॉमस गोल्ड, ठीक है। और इसको नेम क्या दिया, स्टडी स्टेट थ्योरी। क्यों? क्योंकि स्टडी है, बोलते नहीं स्ट्रीट फास्ट होना, स्टडी होना मतलब एक जगह पे फिक्स रहना, तो स्टडी स्टेट थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है ना, एवरेज डेंसिटी वो उतनी ही है, रिमेन्स द सेम, ठीक है। और जबकि यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो इस पे जो है नेबुलर लाप्लास थ्योरी दी गई थी, ये इमैनुअल कांत ने दी थी। देखो 1757 में एक क्रांति कुछ हुई थी, अरे सॉरी युद्ध हुआ था, फिर 1765 में हुआ था बक्सर वाला, है ना। तो इन्होंने क्या किया, 2 साल पहले ही कांटा लगा दिया था जाकर के। देखो सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है ना। तो इन्होंने जो 1755 में ये इमैनुअल कांत जो थे ना, इन्होंने इस गुब्बारे में मैसेज सोचा ना, उसमें जो कांटा लगा दिया था। तो ये जो गुब्बारा है वो मतलब फूटने लगा, और फिर इसको 2 साल लग गए, 2 ईयर्स लग गए फूटने में। इसीलिए तो 1757 में जो लड़ाई हुई थी, ऐसे याद कर पाओ तो ऐसे याद कर लो, ईयर वगैरह ऐसे, वरना याद नहीं रहते ना। तो 1755 में जो है, क्योंकि 57 में क्रांति हुई थी, वो सॉरी यार लड़ाई हुई थी, तो 2 साल लग गए थे, इन्होंने कांटा लगाया था ना ये सोलर सिस्टम वाला। बस याद रखना इतना कि सोलर सिस्टम ये जो है इमैनुअल कांत ने ये थ्योरी दी थी नेबुलर लाप्लास वाली 1755 में इमैनुअल कांत ने, और जिस पे लेटर वर्क किया था लैप्लास ने किया था 1796 में। लाप्लास से कुछ और भी है, उसको कुछ निहारिका करके बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं आती, क्योंकि मेरी क्लास में एक लड़की थी निहारिका, तो वहाँ से मैंने याद किया था कि लाप्लास वाला जो है वो निहारिका से रिलेटेड है। तो अगर याद रख पाना तो ये भी याद रखना, कुछ लाप्लास करके और निहारिका वाला भी कुछ है, क्या है वो मुझे पता नहीं। हाँ, इसी को तो बोलते हैं यार, नेबुलर को ही निहारिका बोलते हैं हिंदी में, सॉरी नेबुलर जो है ना इसी को हिंदी में निहारिका बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में प्लेनेटरी थ्योरी। तो ये इट वाज गिवन बाय थॉमस चैम्बरलेन एंड फॉरेस्ट रे मोल्टन, ठीक है, 1905 में। तो देखो प्लेनेट वगैरह, ठीक है, प्लैनेटरी थ्योरी, तो प्लैनेट से रिलेटेड, तो जैसे अर्थ प्लैनेट का कभी फोटो देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, हरा हरा सा मतलब दिखाते हैं फॉरेस्ट वगैरह, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह दिखाते हैं, ठीक है। और मतलब अंबर वगैरह दिखाते हैं, अंबर चैम्बर में क्या आता है, अंबर आता है, अंबर। तो एम्बर और ये फॉरेस्ट है, ये प्लैनेटरी थ्योरी से रिलेटेड है। और 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तब ये थ्योरी दी गई थी, प्लैनेटरी थ्योरी, ठीक है। मतलब इतना ये भयानक था बंगाल का पार्टीशन लोगों के लिए कि ऐसा लगा जैसे पूरा प्लैनेट ही डिवाइड हो गया। तो ये भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा, और ये चैम्बर, अंबर और फॉरेस्ट, ठीक है। अगर ऑप्शन में आता है तो कर लोगे, बहुत टाइम लग जा रहा है आई थिंक। वेल लेट मी ट्राई कि थोड़ा सा फास्ट हो सके चीज़ें। वेल विच आर द फॉलोइंग रॉकी प्लैनेट्स इज द फास्टेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस एट अबाउट 29 माइल्स 47 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इतनी तेज से कौन ट्रैवल कर रहा है भाई? ये तो ये मरकरी है, ठीक है। इसको अपनी करी, इसको लग रहा है ऐसे करी इसकी जली जा रही है, वो होता नहीं कढ़ी जो बोलते हैं, खाते हैं ना हम लोग कढ़ी चावल, अच्छा लगता है, तो करी वही तो है मरकरी। इसको बहुत जल्दी इसकी कढ़ी जली आ रही है, तो ये जो है ना बहुत स्पीड में भाग रहा है। तो कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौर मंडल का? और देखो एक चीज़ और, चट्टानी ग्रह, अगर यहाँ पे कोई दूसरा मतलब कि ये तो चट्टानी ग्रह इसके अलावा दिया था गैसेस प्लैनेट, तो उसको रिमूव कर देते, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे हम। वेल तो यहाँ पे पूछा विच आर द फॉलोइंग रॉकी प्लैनेट्स इज द फास्टेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस एट अबाउट 29 माइल्स या 47 किलोमीटर पर सेकंड। तो वो है हमारा मरकरी, इसकी कड़ी चली आ रही है, तो जल्दी भाग रहा है, राइट। अब आगे देखते हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या है। तो रोटेशन ये है जैसे तुम अपने पे घूम रहे हो, और रिवोल्यूशन क्या है, ये तुम हो, ये वो है, और तुम ऐसे घूम रहे हो, तो ये क्या है, ये मतलब ये रिवोल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं इसमें क्या हम समझा सकते हैं आपको। देखिए ये चार, ये क्या है हमारे, इनको इंटीरियर प्लैनेट भी बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, ये रॉक्स के होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट है, फिर ये बाद में जो जोवियन, ये बहुत बड़े बड़े से एक्सटीरियर प्लैनेट भी बोलते हैं। यहाँ पे भी एक बेल्ट है, उसको क्यूफर बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूफर बेल्ट, ठीक है, ऐसे करके कुछ क्यूफर होता है, क्यूफर बेल्ट बोलते हैं, जो ये नेपच्यून के बाद में है। अभी ये 2 चीज़ें भी देख लेते हैं। देखो लॉन्गेस्ट रिवोल्यूशन तो बताया ना मैं क्या होता है, तो लॉन्गेस्ट रिवोल्यूशन कौन लेता है? नेपच्यून, ठीक है। अच्छा नेपच्यून को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको वरुण। अरे यार हिंदी में वरुण बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग क्या होगी? वरुण। एक मिनट में फिर से लिख के दिखाती हूँ, समझ में अच्छा आएगा तब। वरुण, इसमें लास्ट में क्या आता है? रन। नाम में रन है, लेकिन भाई साहब चल बहुत धीमे धीमे रहे हैं याद करने के लिए, है ना। ऐसे याद करो कि नाम में तो रन है बट ये बहुत धीमे धीमे चले, तो वरुण, नेपच्यून, ये अपनी ट्यून में रहते हैं, ऐसे याद कर सकते हो, ये अपनी ट्यून में रहता है। अपनी ट्यून मतलब अपनी धुन में खोए हुए हैं, अपनी धुन में ख्यालों में खोते हुए 165 साल ले रहे हैं, ठीक है, अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। और शॉर्टेस्ट किसका है? तो ये मरकरी, इनकी कड़ी जली जा रही है, जल्दी जल्दी भाग के आ जाती हैं कि हाँ भाई मेरी कड़ी जल जाएगी। कड़ी ऐसे रख दिया इन्होंने गैस पे और फिर भाग जाती हैं, कहती जल्दी चक्कर लगा के आऊँ, मेरे को कड़ी जल जाएगी, खाएंगे कैसे फिर। और ये रोटेशन की बात करें तो जुपिटर, ठीक है, बहुत फास्ट इनका रोटेशन है। जुपिटर में क्या था? बृहस्पति,
तो ये हस्बैंड जी बहुत बहुत फास्ट रोटेट हो रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो। और ये स्लोवेस्ट कौन है? नस, क्योंकि इनकी नस खराब है, इनको लग रहा है कि यार नस ना फट जाए जल्दी जल्दी, अगर घूमेंगे तो नस फट जाएगी, तो ये बहुत स्लो स्लो घूम रही है वीनस। और एक चीज़ और बताती हूँ याद करने के लिए, एक बुक है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो वुमेन आर फ्रॉम वीनस बिकॉज वो बहुत स्लो स्लो तैयार होती है, मतलब उनको बहुत टाइम, जस्ट याद कराने के लिए। तो स्लोवेस्ट रोटेशन जो है वो वीनस का, या फिर ऐसे याद कर लो कि उनकी नस फट जाएगी, इसलिए सोच रही धीरे धीरे चलती हूँ, याद रहेगा आई थिंक, ठीक है। और जो भी सर बताते जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और सर ने यहाँ पे बताई थी, जे सन EVMM। देखो, जे अलग लिख लो, सन अलग लिख लो, EVMM अलग लिख लो, EVMM, ठीक है। जे सन EVM, ये मतलब ऑर्डर है डिक्रीजिंग, कि हाँ भाई सबसे बड़ा तो जुपिटर है, फिर ये सैटर्न है, फिर क्या बोलते हैं इसको, यूरेनस है, नेपच्यून है, अर्थ है, वीनस है। फिर इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा, MM में कौन पहले आएगा? तो सिंपल सी बात है, मास हमारा पहले आएगा, मरकरी बाद में आएंगे, वो कड़ी वो लास्ट में जाएंगे, ठीक है। उनको अपनी कड़ी जलाने दो। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द जोन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल कार्ड। तो ये फ्रिजिड जोन इसको कहते हैं, सिंपल सा आंसर। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे नहीं है क्या, लास्ट में था आई थिंक, हाँ लास्ट में। बाकी चीज़ें भी बताते हैं, भले थोड़ा मतलब लेंथी वीडियो है, बट चीज़ें सारी कवर करेंगे जो भी सर ने बताई थी। ओके, सो डिस्टेंस, ये देखो एक एक करके बताती हूँ, ठीक है। पहले तो ये लैटिट्यूड के बारे में, आफ्टरवर्ड्स लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो ये क्या है, ये ऐसे ऐसे जो लाइनें होती हैं यही होती हैं, ठीक है, ये लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड है। और ये होती कितनी टोटल, 181, बट सर्कल्स 179 होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आखिरी वाला होगा और जो ऊपर वाला होगा वो तो पॉइंट होगा ना, तो सर्कल्स तो 179 ही हुए ना टोटल। लेकिन अगर लाइन्स पूछेगा लैटिट्यूड की तो वो 181 होगी, ठीक है, वो 181 होगी। और बाकी अगर पूछेगा सर्कल्स तो 179। ये तो याद ही रहेगा ना, वरना ऐसे याद कर सकते हो कि हाँ भाई नहीं ऐसे वैसे कुछ नहीं, ऐसे याद करो, जैसे बताया ऐसे याद करो। डिस्टेंस बिटवीन जो है 1 डिग्री लैटिट्यूड के, तो मतलब इनके बीच की दूरी समान होती है, तो वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर, ठीक है, 111 किलोमीटर होती है। और ये जो इक्वेटर से आता है ना, इसको बोलते हैं ग्रेट सर्कल। और ये दो भागों में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूड वाले की। तो आर लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स, क्योंकि यार यहाँ से तुम देखो चाहे यहाँ से देखो, सब दो भागों में बांट रहे हैं ना पूरा। अगर पूरा चक्कर ही पीछे ले जा करके देखो तो सबके सब जो है वो दो भागों में इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और द डिस्टेंस जो होती है ना, वो यहाँ इक्वेटर से ऊपर की ओर जाओगे तो घटती जाती है, ठीक है, एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल। और मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है वो इक्वेटर पे होती है, वो जो होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। और एक चीज़ यहाँ से प्राइम मेरिडियन के बारे में, तो ये 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है ना, उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसको जो है ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, ऐसे याद रखना। जो PM होते हैं ना, PM, उनके आसपास बड़ी हरियाली रहती है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये 0 डिग्री कैसे याद रखोगे कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। तो यार अगर तुम PF की तारीफ करते हो, PM जो है हमारे हैं उनकी तारीफ करते हो, तो ऐसे याद कर लो कि यार आज तक जीरो झूठे वादे किए इन्होंने। और अगर तुम क्रिटिक्स हो इनके तो ऐसे याद कर लो कि यार जितने वादे किए उनमें से 0 फुलफिल किया, ऐसे याद करने के लिए बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये कौन है भाई, जिगजैग हुई जा रही है, ये है कौन? तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। अच्छा, डेटिंग पढ़ा जानते तो हो गए ही ना, डेट क्या होता है, डेटिंग क्या होता है, डेट करना। तो यार एक आदमी है, यही मतलब ये 180 डिग्री वाला, ये ऐसे कभी इसको डेट करता है, कभी उसको है ना, रीना मीना करीना ऐसा चल रहा है। तो ये जिगजैग लाइन है, तो ये जिगजैग वाली है ना, वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। पेपर में अगर आ गया ना दोनों लाइनें लिख के कि इंटरनेशनल डेट लाइन भी और प्राइम मेरिडियन, तो शायद कन्फ्यूजन हो जाए, मुझे तो हो जाता है, एटलीस्ट मेरा माइंड ही ऐसा है, बट ऐसे मुझे याद रहता है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाँ ऐसे याद रखो कि जिगजैग आ रहा है इधर उधर, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यही था, ये जो ऊपर वाला है ना आर्कटिक सर्कल और ये नॉर्दर्न पोल वाला, इसके बीच का जो नहीं फ्रिजिड जोन, जैसे इधर भी फ्रिजिड जोन है। और फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक के बीच में ये होता है नॉर्दर्न टेम्परेट, और इधर कैप्रिकॉर्न आ जाती है, कैप्री है ना, ये सदर्न टेम्परेट है। और बस बीच का टॉरिड जोन है। बाकी बहुत चीज़ें याद आ रही है मुझे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मतलब कि कहाँ से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से देशों से पास हो रही है, बट सर ने बताया नहीं ऐसा कुछ, शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं भी मतलब फालतू का वीडियो लेंथी हो जाएगा, वरना ऐसे भी बहुत लेंथी जाएगा आई थिंक। द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यस। और इसी को जो है टॉरिड जोन हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द अर्लीस्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन द ओवरलैप बिटवीन द नियोलिथिक एंड मेगालिथिक फेज। तो इसका सिंपल सा आंसर आपको डायरेक्टली याद करना है कि कहाँ पे, मतलब कि किस भाग में जो ओवरलैपिंग हुई थी, तो दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में हुई थी, दक्षिण भारत में। और इसके रिलेटेड बस ये इतना याद रखना है मुझे, तो मतलब ये क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया से समझ में नहीं आया क्या था। खैर, CJ थॉमसन थे, CJ थॉमसन, ये इंसान का नाम है थॉमसन का। इन्होंने 3 एज में क्लासीफाइड किया, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और फिर आयरन एज, ठीक है। स्टोन एज के बारे में पढ़ाई होगा, पैलोलिथिक और ये मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है, ये 5 लाख से लेकर के ये 12 जो भी है। और माइक्रोलिथ जो स्टार्टेड यूजिंग स्मॉल स्टोन। और एक चीज़ और थी, कुछ मुझे याद नहीं, फ्लेक करके कुछ है, फ्लेक स्टोन है, क्या है, फ्लेक टेक्निक है शायद, कुछ है, वो भी मीजोलिथिक में ही शुरू हुआ था, याद रखना उसको भी। फिर ये जो ब्रॉन्ज है, तो ये सर ने पूछा था ब्रॉन्ज किससे बना होता है, तो कॉपर और टिन में क्या आता है, इन,
इन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, ब्रॉन्ज में आता है ऑन, तो ऑन भी प्रीपोजिशन होता है। ऐसे मैं भटक गई थी एक बार याद करते करते, तो मैंने ऐसे याद किया था, ब्रॉन्ज में ऑन आता है, टिन में इन आता है, तो ये जो प्रीपोजिशन वाले दोनों ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर आयरन है जो अलग हो जाएगा। बेगा लीजिए 1500 BC से 500 BC के पहले ये कुछ क्वेश्चन था इस तरह का पिनाकल में। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो मुझे इस क्वेश्चन नंबर 7 उतना मतलब बेटर खुद ही नहीं समझ में आया कि मैं क्या बताऊँ, जो था बट उस चीज़ को पता है, मतलब आएगा पेपर में, इससे रिलेटेड कुछ भी तो कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द आयरन एज। ओके, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्ज सिटीज टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ साइजेबल सरप्लस। पता नहीं। द सिरामिक एसोसिएटेड विद दिस एज वाज पेंटेड ग्रे वेयर। आई डोंट नो, बट अगला पढ़ते हैं, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द आयरन एज। ये तो सेंटेंस गलत है ना, आयरन एज के बारे में तो इनको पता है, आयरन के बारे में इनको पता ही नहीं था, लोहे के बारे में कहाँ पता था, है ना, इंडस वैली वालों को। तो ये कट गया और 2 ऑप्शन बचे। अब इसमें पढ़ लेते हैं, ये अगर तुम्हें पता है कि हाँ भाई ये जो द सिरेमिक एसोसिएटेड विद दिस एज वाज पेंटेड ग्रे वेयर, इस युग से जुड़ी हुई जो चीनी मिट्टी का बर्तन था वो चित्रित था ग्रे वेयर था, तो आप कर ले जाओगे इसको। अभी फिर अब पता चल गया ना, तो इसको रट लो, बात खत्म, है ना। और ये सर ने सारा समझाया था कि किस एज में किस कलर का ये जो मतलब जो भी ये पॉटरी थी वो कैसी थी। तो न्यूलिथिक में ऑर्चे कलर की थी, ठीक है, ऑर्चे कलर होता है गेहुआ कलर, ठीक है। और ये इंडस वैली के टाइम पे जो पेंटेड ग्रे वेयर थी, और अर्ली आयरन में नदन ब्लैक थी, और लेट आयरन में नदन ब्लैक पॉलिश्ड थी, ठीक है। तो कोई स्टार्टिंग में पॉलिश वगैरह नहीं थी इनके पास में आयरन में, नदन ब्लैक। आयरन देखो लोहा कैसा होता है, लोहा कैसा होता है, लोहा काला होता है, जैसा मान लेते काला होता है। तो स्टार्टिंग में जो है ये नंदन ब्लैक था, और जो लास्ट में जो है नंदन ब्लैक पॉलिश्ड हो गई थी, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली लोहा का कुछ भी, आई थिंक कोई कलर नहीं होता लोहे में। खैर अगला देखते हैं, एक मिनट। ओके, विच आर द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत फाउंडेड आगरा सिटी, ठीक है। तो आगरा सिटी जो थी वो किसने बनाई, तो लोधी डायनेस्टी ने। याद कैसे रखेंगे, देखो सर ने ये ट्रिक बताई थी ना, पता होगा सबको, ये जो भी सख्त सा जो भी है, तो वहाँ से तो लास्ट वाली कौन सी थी, वो थी लोधी। क्यों लोधी, क्यों लास्ट क्यों ये थी, क्योंकि आग लग गई थी, आगरा शहर की स्थापना की थी इन्होंने, है ना, लोधी। तो आग लगा दी थी इन्होंने लोधी वालों ने, तो यही लास्ट थे, और यहाँ से जो है आगरा शहर की स्थापना हो गई थी, ठीक है। लोधी वंश के बारे में और भी बात कर लेते हैं। तो मेड बाय सिकंदर लोधी 1504 में, और इनकी जो पोएम्स है वो गुलमुखी के नाम से लिखते हैं, ठीक है, गुलरुखी के नाम से जो सिकंदर लोधी हैं वो अपनी पोएम्स को लिखते हैं। हाँ, और ये जो है ना डबल डोम स्ट्रक्चर, ऐसे सर ने फिगर यहाँ पे दिया नहीं था, पिछले लेक्चर में शायद फिगर दिया था, वो जो PYQ पार्ट 4 थी ना उसमें फिगर दिया था, ऐसे करके होती है, डबल डोम स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब अंदर से भी डोम होता है, बाहर से भी होता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये भी जो है लोधी वालों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये मॉस्क ऑफ मौत, ठीक है, मौत की जो मस्जिद है ये इन्हीं के है, ठीक है। बस और यहाँ पे जो डायनेस्टीज़ के बारे में और भी थोड़ा लिख रखा है कि हाँ ये डायनेस्टीज़ आई थी, कैसे कैसे इन्होंने जो है राज किया, तो सारा ये है, ये ईयर वगैरह जितना याद कर रखा उतना याद कर लो बस। और भी चीज़ें सर ने वैसे डिस्कस की थी कुछ, जैसे कि इल्तुतमिश के बारे में बताया था, है ना, ये इसमें कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर इल्तुतमिश आया, वो 1210 से लेकर के 1236 तक, ठीक है। फिर रजिया सुल्तान 36 से लेकर के 40 तक आई। फिर उसके बाद में वो एक बुक के बारे में बताया था तबकाते नासिरी के बारे में, है ना, मिनहाज सिराज करके कुछ है उसने लिखा था। तो ये सब चीज़ें थी, हालांकि इसमें नोट्स में दी हैं, शायद किसी और क्वेश्चन में हो ये सारी चीज़ें। अरे हाँ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन में था ये सब, तो सॉरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रेफरेंस टू द दिल्ली सल्तनत व्हाट वाज द ग्रुप ऑफ 40, ग्रुप ऑफ 40 था क्या। सिंपल क्वेश्चन है, दे वर मोस्टली पावरफुल टर्किश स्लेव्स थे। इल्तुतमिश के टुक पावर इन द इंटरिज्म फॉलोइंग सुल्ताना रजियाज किलिंग, ठीक है। हाँ, जब ये सुल्ताना रजिया की किलिंग होगी तो उसके बाद में ये लोग पावर में आने की कोशिश कर रहे थे, तो वही थे। और बाकी भी पढ़ सकते हो अपने लिए, बाकी आगे देखते हैं। फाउंडर ऑफ स्लैव डायनेस्टी कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 1206 में इन्होंने जो है इसको जो है इस्टेब्लिश किया था, और ये 1210 में मर गए थे, वो खेले थे चौगान, वो घोड़े से गिर के मर गए थे, ऐसा बोलते हैं। और जो इनका स्लेव था इल्तुतमिश, इसके बाद में ये आ गए, और ये 1210 से लेकर 1236 तक रहते हैं। हाँ, सर ने ये बताया था कि अगर पूछे कि इल्तुतमिश ने मतलब कि कौन कौन सी कॉइन जारी किए, तो अगर दोनों ऑप्शन देता है तो तुम लगाना जीतल, ठीक है, जीतल लगाना, टंका मत लगाना, ये सर ने बताया। इफ SSC गिव्स बोथ ऑप्शंस देन जीतल विल बी द आंसर, ठीक है। बाकी दोनों दिए थे, हम याद कैसे रखेंगे, टंका और सिल्वर में क्या आता है, सिल्वर। मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती थी बहुत, दोनों में ये ऐसे मतलब बिंदी वाली मात्रा आ रही है ना, तो ये दोनों एक साथ है। और जीतल को मैंने ऐसे याद किया था, जी काँप रहा है, जी क्या हो रहा है, जी काँप रहा है, तो कॉपर जीतल, ठीक है। जीतल जो है कॉपर कॉइन थे, ठीक है, कॉपर, ठीक है, जीतल जी काँप रहा है, ठीक है। और ये जो है स्टार्टेड इक्ता सिस्टम भी इसने स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। देयर वाज अ हिस्टोरियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश हु रोड तवारीख, ठीक है, तबकाते नासिरी मिनहाज सिराज, ऊपर बता दिया था मैंने।
और मिनहाज सिराज रोट इन तबाकत नासिर, हाँ इल्तुतमिश की जो डॉटर है रजिया वो ज़्यादा कैपेबल है, उसके मतलब कि जो बेटे हैं उनकी अपेक्षा रजिया ज़्यादा कैपेबल है। और इनकाउंटर विद अल्तुनिया, हाँ ये ऐसा था कि अल्तुनिया जो था ना उसने इनको कैद कर लिया था, और इनका कोई था, मुझे याद नहीं आ रहा नाम क्या था उसका, कुछ नाम था, वो घोड़ों का उसको प्रमुख बना रखा था। मेरे मतलब कि आर्ट साइड से हूँ ना, तो उसमें था ये सब। तो उसको क्या, उसको मार दिया था, और ये फिर अल्तुनिया को उसने बंदी बना लिया। फिर अल्तुनिया के सामने दो कंडीशन रखी, या तो तुम मैरी कर लो, मतलब गेट मैरिड टू मी, और फिर हम आक्रमण करेंगे वगैरह, या फिर तुमको जो है मतलब लड़ाई करो, युद्ध करो, ऐसा कुछ दूसरा ऑप्शन था। तो इन्होंने जो है ये मैरिज वाला एक्सेप्ट किया, और फिर इनकी किलिंग हो गई थी। खूंखार टाइप ने इनको जो है मार दिया था। बलबन की बात करें तो एबोलिश्ड द चालीसा, जो 40 दल बनाया था ना, मतलब 40 लोगों का, उसको इसने एबोलिश कर दिया। मेड द क्वीन सुप्रीम, अपने आप को बहुत सुप्रीम समझता था ये, और प्रैक्टिस किया इसने सिजदा पैमोस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधा हो गया, आधे क्वेश्चन हो गए। ओके लेट्स सी कितनी टाइम लगता है, आई थिंक 40 मिनट में हो जाएगा। विच इज़ एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फॉर्म्स द टेट्रामर फैसिलिटेट्स द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। डिफ्यूजन ऑफ वाटर, अगर तूने पिनाकल की होगी तो ये क्वेश्चन मिला होगा तुमको। डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड सम स्मॉल अनमॉडिफाइड सल्यूट्स अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन्स, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा एक्वापोरिन्स, ठीक है, वाटर एक्वापोरिन्स। बाकी ऑप्शंस के बारे में मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा, बट ट्रांसफेरिंग का मुझे याद है, फेरिन होता है लोहा, ठीक है, लोहा फेरिन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वाटर की जगह पे लोहा दिया होता, लोहे से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड, तो इसका आंसर ये हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही इसमें हीमोग्लोबिन्स वाले में ग्लोबिन्स का कुछ दिया होता है, या फिर म्यूकिन्स में भी ऐसा कुछ दिया होता है। म्यूकिन्स में शायद आई डोंट नो क्या दिया होता है, ध्यान नहीं आ रहा, बट होता है ऐसा ही कुछ। पिनाकल में क्वेश्चन है वाला, एक बार चेक करना, मिल जाएगा, पीडीएफ भी अवेलेबल है टेलीग्राम पे, वहाँ से भी देख सकते हो। खैर, ऑस्मोसिस की बात करें तो आफ्टर मूवमेंट, हालांकि इतना याद रखना कि ये ट्रांसफेरिन और एक्वापोरिन से याद रखना। एक्वा वाटर वाला है, जो ऊपर वाटर दिया था ना इसमें, और ये जो ट्रांसफेरिन है ये मतलब लोहे से रिलेटेड है, ठीक है। ऑस्मोसिस की बात करें तो वाटर मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, वाटर का होता है ये, वो भी वाटर का होता है, ठीक है, वाटर का। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो हाइपरटोनिक, देखो इसमें क्या हाइप बना रखी है, मैंने ही ये डाउट पूछा था, मतलब जब सर ने लास्ट लेक्चर लिया था ना 2024 में, तभी उसमें मेरे को कन्फ्यूजन हुआ था। बायो का जो लेक्चर लिया था उन्होंने, शायद पता नहीं कौन सा लेक्चर था, FRB था शायद, उसमें ऐसा कुछ था। वेल, तो ऐसे देखो, ऐसे हाइप सुनोगे ना तो मन में आएगा हाइप बना रखी है मतलब बहुत ज़्यादा, बट नहीं, हाइप का मतलब होता है ज़्यादा ही बाकी सारे केसेस में। बट जब ये सेल की बात करेंगे ना, RBC सेल को अगर इसमें ऐसे कुछ बोलते हैं ना, इसको अगर सोल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, तो अगर हाइपरटोनिक है तो ये क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, ऐसे देखो बेचारे की आंखें बाहर आ गई, श्रिंक कर जाएगी। और अगर इसमें हाइपो में रख दिया, हाइपो, सर ने बताया था कि हाइपो को हिप्पो कैंपस से याद रखो, हाइपो हिप्पो, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें फूल जाएगी, देखो कैसे फूल गई है। और अगर आइसोटोनिक में रखोगे तो यार जैसी है वैसी ही रहेगी, ठीक है, बस यही था सिंपल। एक बार फिर से बता देती हूँ, हाइप वाले में श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। इतनी हाइप बना रखी है सबने कि बेचारी डर गई, श्रिंक कर गई, और हाइपो में फूल जाएगी एकदम, हाइपो, ओ आता है ना इसमें, ओ, तो देखो हाइपो में क्या आता है, ओ, तो ओ के आकार की हो जाएगी एकदम फूल फाल के, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पद्धति की 3 अवस्थाओं के रूपांतरण को सटीक दर्शाता है। तो ये मैंने क्लास 5 या 6 का बच्चा था लाइब्रेरी में, उसने मुझसे पूछा था, याद नहीं हो रहा, दीदी याद करा दो, तो उसको याद करा था, उसको याद कराते कराते मुझे भी याद हो गया। मैं बताती हूँ, ये पता होगा तभी याद कर पाओगे, हालांकि बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, बट फिर भी देखो, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, गैस एंड देन सॉलिड अगेन। देखो सॉलिड से लिक्विड जाना है और लिक्विड से सॉलिड जाना है। देखो दो चीज़ें हैं, फ्यूजन और सॉलिडिफिकेशन। देखो सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, फिर से सॉलिड बन गया, तो जब लिक्विड को हम सॉलिड फिर से बनाते हैं ना तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। बट अगर सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। कैसे याद रखोगे, एक बर्फ का टुकड़ा था, ठीक है, तुमने क्या किया, फ्रिज से इसको निकाला, अब फ्रिज से निकाल दोगे तुम तो ये पानी बन जाएगा, मतलब बर्फ यूज़ हो गई, अब बर्फ थोड़ी ना बची, बर्फ तो यूज हो गई, वो तो पानी बन गई। तो जो बर्फ का टुकड़ा निकाला तो उसको तुमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया मतलब कि फ्यूज़ ऐसे याद रखो, यूज़। तो फ्यूज़न में क्या आता है, यूज़ आता है ना, याद करने के लिए बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा पेपर में। तो फ्यूज़न यूज़, ठीक है, फ्यूज़न, ये देखो फ्यूज़न, ठीक है, फ्यूज़न में क्या आता है, यूज़, तो यूज़ हो गई, तो यूज़ हो गई बर्फ, तो सॉलिड से वो लिक्विड बन गई, तो सॉलिड टू लिक्विड फ्यूज़न हो जाएगा, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, सिंपल है। फिर लिक्विड टू गैस तो वेपराइजेशन होता है। लिक्विड टू गैस क्या होता है, लिक्विड टू गैस जो जा रहा है इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपर मतलब क्या, जलवाष्प, इतना तो पता होगा ना, जलवाष्प। तो जलवाष्प कैसे बनती है, जो लिक्विड होता है वही तो गैस फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को बोलते हैं ना वेपर, है ना, जलवाष्प, तो वेपराइजेशन हो जाएगा। और कंडेंसेशन यानी कि संघनन, तो गैस से वापस जो लिक्विड में बनता है उसको बोलते हैं संघनन। ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता, मुझे पता है, फ्यूजन में हो जाता है तो फ्यूजन में याद रहेगा। फिर सॉलिड टू गैस बनना है तो सब्लिमिनेशन, इसको कैसे याद रखोगे,
देखो कपूर जानते हो ना, कपूर तो पता होगा, कपूर क्या होता है, कपूर, कपूर को इंग्लिश में कॉम क्या बोलते हैं, कैम्फोर बोलते हैं, आई थिंक कैम्फोर है ना, एग्जैक्ट नहीं पता, कैम्फोर ही बोलते हैं। तो सॉलिड टू गैस जान रहा है, सॉलिड टू गैस जा रहा है, तो कपूर क्या होता है, सॉलिड से एकदम से गैस बन जाता है ना, तो कपूर सबके घर में मिलता है, सब के घर में मिलता है। तो सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन याद रहेगा ना, सब्लिमेशन सबके घर में मिल जाता है कपूर, तो सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन सबके घर में मिल जाता है। फिर गैस टू सॉलिड टू डिपोजिशन, गैस के पार्टिकल्स है, तुमने उनको डिपॉजिट कर लिया अपने पास, तो सॉलिड बन गए, दैट्स इट, ओके सिंपल, आई होप याद रहेगा। फिर ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो यार सब पास पास है, पास है, पास मतलब क्या, अट्रैक्शन है तभी तो पास है ना, तो ये हाईएस्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब बताए गति करना, तो गति कहाँ से करेंगे जब वो पास पास है, तो लोवेस्ट हो जाएगा वो, ठीक है, बाकी सिंपल था। और हाँ, दो अदर स्टेट होती है मैटर की, तो फोर्थ होती है प्लाज्मा एंड फिफ्थ होती है बोसॉन्स। तो प्लाज्मा वाली जो है, व्हेन गैस इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर इट एनर्जाइज एंड ग्लोस, ठीक है। फिर बोसॉन्स की बात करें तो व्हेन वी एब्सोल्यूट कूल डाउन अ लो डेंसिटी गैस टू 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री केल्विन पे, या फिर 200, एक मिनट ये गलत लिखा है, 0 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर 273 केल्विन होगा, ठीक है, 273 केल्विन। ऑल द गैस पार्टिकल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म बोसॉन्स। इट्स कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट गिवन बाय सत्येंद्रनाथ बोस, और ये भी दिया था 1924 में, ये मेंस में आ चुका है, 2022 वाला जो मेंस था ना 2 मार्च को, उसमें आया था 1924। अल्बर्ट आइंस्टीन ने लेटर वर्क किया था इस पर 1925 में। और हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो याद करना है अभी याद कराती हूँ इसको। 1995 में क्या हुआ, ये दोनों याद कराती हूँ। ये तो थे ना इरिक कॉर्नल और ये वीमेन, इन्होंने क्या किया, रूबिडियम के जो है गैस एटम्स को जो है बोसॉन्स क्रिएट किया। और जो ये थे वुल्फ की गैंग, इन्होंने सोडियम के एटम्स पे, कैसे याद रखोगे, सोडियम, सोडियम में क्या था, सोडी, रोशन सिंह सोडी को तारक मेहता में देखा होगा ना, तो वुल्फ गैंग एकदम मतलब थोड़ा सा क्या था उस टाइप का, तुरंत गुस्सा हो जाने वाला, गैंग लेकर के आ गए तुरंत छोटी छोटी बातों पे, तो वुल्फ गैंग है ना, भेड़ियों की गैंग से या फिर लड़ने चला गया, मतलब बहादुर टाइप से भी थे वो, तो सोडियम वुल्फ गैंग हो जाएगा, ठीक है। और ये रूबिडियम को ऐसे याद रखोगे, तो रूबिडियम में क्या था, रूबी डी, ठीक है, रूबी दी। तो यार एक लड़का है, उसका नाम है मैन, देखो ये कॉल्ड मैन, ठीक है, कॉल्ड मैन, ये यार छुप गया इसमें, देखो क्या है, वी मैन, मैन है, कोई मैन है, उसको सब लोग रूबी दी बोलते हैं, यार रूबी दी आ गई। तो ये वी मैन हो जाएगा। और कॉर्नल, तो वो कॉर्नर में जाकर के रोता रहता है, यार सब मेरे को रूबी दी क्यों बोलते हैं, तो कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर में रोता रहता है, कौन, मैन है, उसको सब लोग रूबी दी बोलते हैं। तो यहाँ से याद रहेगा कि जो ये कॉर्नल है और वी मैन है, ये रूबिडियम ने के आइटम्स पे इन्होंने बनाया था, और ये दूसरे वाले जो है ना गोएंग वाले, वो सोडियम आइटम्स पे, ठीक है। दैट्स वाई इन 2001 द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स वॉज अवार्डेड टू इरिक कॉर्नल, कॉल्ड वीमेन एंड वुल्फगैंग कैटरल। अगला देखते हैं, इनमें से कौन जो है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का घटक है। तो तृतीय मतलब टर्सरी में वो आते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम मतलब फील नहीं कर सकते, जैसे कि सर्विस है ना, सर्विस पढ़ाना, या फिर होटल में भी हमें सर्विस मिलती है, रेस्टोरेंट में भी है ना, तुम होटल तो छू सकते हो, होटल में तुमने कमरा लिया उसको छू सकते हो, बट जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ना, वो तो इंटेंजिबल है। तो बस यही है, यही इसका आंसर हो जाएगा, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, ये जो है हमारा टर्सरी सेक्टर में आ जाएंगे। और बाकी ये दोनों ये इलेक्ट्रिसिटी और जलापूर्ति सेकेंडरी में, और ये खनन वाला प्राइमरी में, ठीक है। विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन ऑनली बी फेल्ट, ठीक है। फेल्ट तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, बट उनको टच या सी नहीं किया जा सकता, सो वो सब जो है टर्सरी में जाएंगी। अगला ये देखते हैं, सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर, रेड कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स एंड वाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है। ये देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर, जो मतलब कि एकदम नेचर से मिल रहा है, जो भी नेचर से मिल रहा है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, माइनिंग है, क्वेरलिंग है, ठीक है, ये सब जो भी है प्राइमरी सेक्टर में आएगा, जो नेचर से हमें मिल रहा है। सेकेंडरी में वो आता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कुछ हो रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो आ जाता है। और टर्सरी में जहाँ पे सर्विस मिल रही है, जैसे ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड सर्विसेज, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, हाँ जीडीपी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है प्राइमरी का, तो वो है सिर्फ 14.39%। बट ये LFPR का मतलब होता है कितना लेबर फोर्समेंट है इसमें, मतलब कितना लोग इसमें है, तो वो है 54.6, इतना याद रहेगा। फिर सेकेंडरी में पहले याद करते हैं कि कितना लेबर है, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में लोग लगे हुए हैं, बट कंट्रीब्यूशन सबसे कम आ रहा है जीडीपी में। सेकेंडरी में मतलब मिडल में है कि हाँ भाई लेबर भी कम है, मतलब नॉर्मल, और कंट्रीब्यूशन भी कम ही है। टर्सरी में लेबर कम है, बट यहाँ से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आ रहा है। एक रफ आइडिया है, डाटा तो यार खुद ही याद रखना पड़ेगा ना, तो डाटा ये थोड़ा थोड़ा याद रखना, रफ आइडिया ले लो बस। हाँ ये देखो लिखा है यहाँ पे LFPR का मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर्स, रिसोर्स, ओनर एंड फर्म्स। देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है माइक्रो जैसे ये, और माइक्रो। मैक्रो जैसे कि ये हमारा कंट्री है, अर्थ, सॉरी ये हमारा कंट्री है, कैसे बना है
ये ऐसे ऐसे करके ये हमारा भारत है, ठीक है। तो ये पूरे भारत की बात कर रहे हो तो ये मैक्रो है, बड़े लेवल पे, है ना। और माइक्रो क्या होता है, मतलब शॉर्ट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, यहाँ पे लिखा भी इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स, तो वो जाएगा हमारा मैक्रो में। इसके अंदर जैसे डिमांड सप्लाई, तो डिमांड सप्लाई में एक इंडिविजुअल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, इंडिविजुअल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा कि भाई अगर डिमांड ज़्यादा आ रही, सप्लाई है ना, वो सब चीज़ें। और मैक्रो में क्या होता है, नेशनल इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये पूरे नेशन का देखा जाता है, पूरा एकदम समग्र इसको बोलते हैं वो। फिर यहाँ पे दो चीज़ें और हैं फादर के बारे में, तो माइक्रो इसके मतलब वैसे तो अल्फ्रेड मार्शल इसका आंसर होगा, बट दोनों दे देते हैं कभी कभी ऑप्शन में, मतलब या फिर एडम स्मिथ भी दे देते हैं अल्फ्रेड मार्शल की जगह, तो एडम स्मिथ लगाते हैं ना, बाकी एडम स्मिथ को तो दोनों का बोलते हैं वैसे। फिर मैक्रो में आ जाएंगे जेएम कीन्स, तो मैं देखो जेएम कीन्स का कुछ अपना जेएमके हैं, ये जेएमके हैं, ठीक है, तीन के में कुछ आ रहे हैं, तीन, तो ये मैक्रो बड़े हैं। और एडम स्मिथ में दो ही वर्ड लग रहे हैं, एडम स्मिथ 2 वर्ड का, अल्फ्रेड मार्शल ये भी 2 वर्ड के, तो जो 2 वर्ड्स वाले हैं ना ये माइक्रो में आ जाएंगे। और मैक्रो में जिसमें 3 वर्ड्स हैं, अब जेएम थोड़ी ना नाम होगा, जे का कुछ और मतलब होगा, एम का कुछ और, मुझे एग्जैक्टली खुद नहीं पता क्या है इनका नाम। खैर बुक की बात करें तो एडम स्मिथ इन्होंने लिखी वेल्थ ऑफ नेशन। अच्छा वो स्टीव स्मिथ को जानते होंगे ना, ऑस्ट्रेलिया वाले, पता नहीं अब संन्यास लिए क्या लिए, बहुत सालों से मैंने क्रिकेट नहीं देखा, 2-4 साल हो गए। वेल तो एडम स्मिथ जो है ये वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत सारे उनके पास वेल्थ है क्योंकि वो उसमें कैप्टन थे ना ऑस्ट्रेलिया के, जब मैं देख रही थी तब की बात बता रही हूँ मैं, तो वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। जेएम केन्स की बात करूँ तो जेएम केन्स ये जो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड, ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स फ्रॉम सदर्न इंडिया डिराइव्स इट्स टेक्सचुअल सैंक्शन फ्रॉम बलरामा भरतम एंड हस्तक्षणा दीपिका। तो इसको डायरेक्टली याद रखो कि हाँ ये कथकली का है, ठीक है। बाकी आगे देख लेते हैं। हाँ ये सर ने बताया था कि ये बिलराम भारतमा ये किसने लिखी, तो संभाष्य शास्त्री ने लिखी। और ये दीपिका जो है, दीपिका वाला केयू तामपुरम ने लिखी है, केयू तामपुरम, केयू कानपुर यूनिवर्सिटी, दीपिका कानपुर यूनिवर्सिटी में आई है, ऐसे याद कर लो। और बिलराम ये शास्त्री जी हैं, बिल में रह रहे हैं, ऐसे याद कर लो। खैर आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी देयर आर 8 क्लासिकल डांस, बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बहुत अच्छी है, मैंने पहले पे भरी है अपने में। खैर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो 9th, उसके अनुसार जो है 9 है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें जो दे रखा है ये सारे, मतलब ये तो पता होगा सबको यार, बहुत सिंपल चीज़ है, पढ़ लो यहाँ से या फिर से, ठीक है, कि हाँ ये किसका क्या है। बाकी ये देख लो मोहिनीअट्टम का, तो व्यवहार माला से ये मतलब इसका कुछ कनेक्शन है, व्यवहार माला से मोहिनीअट्टम का। एक मिनट, मोहिनीअट्टम थी कि कथकली थी, मोहिनीअट्टम ही थी, हाँ मोहिनीअट्टम ही थी, सॉरी कथकली से तो ऊपर था ना, कथकली वाला ऊपर था, तो मोहिनीअट्टम का कुछ है कनेक्शन ये व्यवहार मालिका से, जो कि ये इन्होंने लिखी कुछ नारायण नाम पुत्री करके, जो भी है याद कर लो इसका, ऐसे ही कुछ इसके पास मेरे पास ट्रिक नहीं है। खैर और ये सत्रिया, हाँ 2000 में ये गुरु शंकर देव इसकी कंसिडर किए जाते हैं पापा। और ये मुद्राएं हैं, और ये वेसा जो है 5 है, सर ने बताया था सारा, ये रिवाइज करा दूँ। ये जो पातशाह करके ये ग्रीन होता है, काथी करके ये नाइफ, काथी के से काथी, के से नाइफ, काथी वो क्या थी ऐसे करके याद कर लो। थाड़ी दाढ़ी बियर्ड, और कारी एक कारी है, मतलब काली को कारी बोल देते हैं, ऐसा हमारी तरफ भी बोल देते हैं अवधि में, वो ना बहुत कारी है, कारी टाइप से, तो ब्लैक हो जाएगा। और मिनुक्को जो है ये रेडियंस को दिखाता है, ओके। मिनुक्को जो है रेडियंस को, सर ने इसको काट दिया था, कहा था ये नहीं याद करना है बिकॉज SSC 5 मांगती है, तो 5 ही रखो। एक मिनट, कितना टाइम हो गया, 36। सेलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फॉल्क डांस एंड इट्स रिस्पेक्टिव स्टेट, ओके। तो देखो सिंपल है, धनगरी आजा ये महाराष्ट्र का, डांडिया रास गुजरात का, डोलू गुणिता कर्नाटक का। पाइका तो मैंने ऐसे याद किया था, पाइका को याद किया था माइका से, तो यार माइका लोग उड़ के चले जाते हैं, माइका होता है ना, माइका होता है ससुराल होता है, तो उड़ के चले जाते हैं, तो ये माइका ये पाइका जो है ये उड़ीसा मेन हमने याद किया था, बाकी झारखंड छत्तीसगढ़ भी है बट ऑप्शन में तो मोस्टली उड़ीसा ही दिखता है, तो उड़ीसा, ठीक है। बाकी इसकी जो ट्रिक वगैरह की अगर मैं बात करूँ लोक तत्व की, तो मैंने परमार सर वाली ट्रिक नहीं याद की थी क्योंकि मैं पहले पढ़ चुकी थी नवीन सर से वहाँ RWA पे, तो मुझे मोस्टली उनकी ट्रिक्स याद है और खुद की याद है। तो ये ट्रिक वगैरह यार अपने हिसाब से देख लो कि जिस ट्रिक से तुम्हें याद है ना वही ट्रिक 4 बार पढ़ो तो अच्छा रहता है, उसी से याद हो जाएगा, ठीक है। ये महाराष्ट्र के फोल्क डांस की इन्होंने जो भी ट्रिक बताई थी सर ने, ये कोली वड़ा पाव लाना ले जी कहेंगी तमाशा कर रही है, दफ़ा हो जा वरना मैं मॉर्निंग जो ढंग का नाटक करती है उसके पास चला जाऊंगा, ऐसा कुछ था इन्होंने बताया था, वो जो भी अपने हिसाब से देख लो। गुजरात का भी सर ने कुछ बताया है ट्रिक, बट मैंने इस ट्रिक से नहीं याद किया तो मैं इसको नहीं इतना मतलब ध्यान नहीं दे पाऊंगी। जिस ट्रिक से याद किया उस ट्रिक से रिवाइज कर लो या फिर यही पढ़ लो, ठीक है। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मीदम मीफी फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड, तो असम में, ठीक है, मीदम मीफी जो है असम में सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे और भी दे रखा है कि बिहार का छात और सोनेपुर, और ये मतलब जो भी है इसका जो फॉल्क वगैरह जो भी है फेस्टिवल या फॉल्क डांस, ये सब ट्रिक्स याद किए मैंने भी, अपनी ट्रिक से इसको रिवाइज कर लो। ये रजप्रभा, रथ यात्रा, ये बाल यात्रा, क्या लिखा है नौखाई, अच्छा हाँ नुआखाई, इसको मैंने ऐसे याद किया था, नुआखाई, दाल खाई और पता नहीं क्या क्या खा के उड़ गया था। और ये छाऊ है, कोणार्क है ना, बाली यात्रा ये नागालैंड का है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, नाग है,
मतलब बिल होता है ना, नागालैंड हॉर्न बिल, तो मतलब बिल के अंदर रह रहा है मिमकुथ। संडे भी तो बताया था बिस्कुट, ये जो भी है ऐसे करके, जैसे भी याद किया याद कर लो, आ जा और पता नहीं क्या क्या खा ले करके बिस्किट, कुछ ऐसा करके ट्रिक है, मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है। मुझे मतलब मैंने सर की ट्रिक से नहीं याद किया, तो मुझे ये ट्रिक नहीं आते। वेल, असम की बात करें तो ये बिहू बाई को पटक पटक के मारी, आलिया के अब्बू के साथ में मजूली फेस्टिवल देखना जानता, वो जहाँ रंगा रंगीन कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा कुछ ट्रिक है इसका, है ना, अपने हिसाब से रिवाइज कर लो। खैर, अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैडमिंटन गेम एंड मैच लेंथ। डायरेक्टली रटना है इसमें, अ मैच कंसिस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ 3 गेम्स ऑफ 21 पॉइंट्स। डायरेक्टली रटना इसमें क्या समझा दूँ मैं, एक मैच में 21 अंकों के 3 खेलों में से सर्वश्रेष्ठ खेल शामिल होते हैं। अभी यहाँ पे ये देख लेते हैं, तो लो 0-0 स्कोर रहेगा भाई, 0-0, तुम भी 0 मैं भी 0, ठीक है। फिर जो ये है ना ड्यूस, तो सेम स्कोर है, तुम्हारा जितना स्कोर है उतना ही मेरा स्कोर है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ड्यूसो हो जाएगा। फिर तुम भी चश्मा लगाओ मैं भी चश्मा लगाऊँ। खैर, कोर्ट की बात करते हैं, तो कोर्ट में लेंथ जो है इसकी, जो ये बैडमिंटन का कोर्ट होता है ना, उसकी लेंथ होती है 13.4, राइट, और जो विथ होती है वो होती है 6.1 मीटर, ठीक है। ये इसका लेंथ वगैरह याद रखना, और विड्थ भी याद रखना, पूछ सकता है पेपर में। नेट हाइट जो है वो 5 फीट होती है बैडमिंटन, ओके, बैडमिंटन 3 3 6 7 8 9, इसमें 9 लेटर्स हैं, कोई ट्रिक नहीं मिल रही। 13.4 होता है इसका लेंथ, और ये होता है विड्थ होती है 6, एग्जैक्ट मतलब ऐसे थोड़ा सा याद रखो 2-4 बार पढ़ के, और कुछ नहीं है। नेट हाइट जो है वो 5 फीट होती है, ठीक है। अनदर नेम, हाँ, इसको पूना भी बोलते हैं, पुणे में ये कहते हैं कि पुणे में ओरिजिनेट हुआ था। बैडमिंटन के कप्स की बात करें तो थॉमस होता है, उबर होता है, तो देखो थॉमस बॉयज़ का होता है, उबर गर्ल्स का, वुमेंस का, क्योंकि लड़कियां ऊब जाती हैं बहुत जल्दी, मतलब चीज़ों से लोगों से ऊब जाती हैं बहुत जल्दी, उनको ऊबन होने लगती है, तो ऊबर जो है ये ऊबर वाला, या फिर ऐसे याद करो कि ऊबर का क्या होता है, ऊबर की गाड़ियाँ होती है ना, मतलब कि वो एक ऐप है ना जिसमें वो सारा रजिस्टर करते हैं, वो बुक कर सकते हो अपने लिए कैब वगैरह, तो मतलब उन ऐसे याद कर सकते हो कि गर्ल्स लोग ज़्यादातर ऊबर यूज़ कर लेते हैं, बॉयज़ तो ऐसे थर्मस लेकर के भागते रहते हैं इधर उधर पानी के लिए। अब याद कर लो जैसे भी याद कर पाओ। और ये नारंग है, योनिक्स है, और महाराणा रंजीत सिंह, सैयद मोदी ट्रॉफी, ठीक है। हाँ, कार्ड्स होते हैं, 3 कार्ड्स होते हैं, इसको येलो, देखो तुमने कुछ गलत किया तो क्या करेंगे, ये लो ऐसे येलो को याद करो, ये लो। तुम फिर भी नहीं मान रहे, फिर भी मिसकंडक्ट कर रहे, या फिर सीरियस मिसकंडक्ट कर दिया तो कहेंगे रेड, लाल वाला मुंह दिखाएंगे तुमको, एकदम लाल वाला मुंह, ये ऐसे एकदम ऐसे करके, है ना, कैसे बनाया मैंने। तो ये सीरियस मिसकंडक्ट के लिए ब्लैक, यार तुम तो लैग कर रहे हो गेम में जो तुम लैग कर रहे हो, तो तुमको ब्लैक दे दिया, भागो यहाँ से, रिमूव कर दिया, ठीक है। आफ्टर 2 येलो कार्ड जो रेड वाला देते हैं, हाँ। फिर अगला देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग अथर्स रोट कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, और ये तितली, स्कंद गुप्त, लहर एंड ममता। तो सिंपल से याद रखो, जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव, शंकर, कंकाल, ऐसे अपने मन में इमेज बनाओ पूरी। जयशंकर, जो शंकर जी को देखा होगा ना, वो कंकाल वगैरह का वो पहने, नहीं काली माता पहनती वो तो, बस ऐसे याद कर लो, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, लहर, ममता। मैं तो स्कूल में था ये सब, तो वहाँ से मेरे को इतना ध्यान है। वेल, अगला देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये होता 2020 में, ठीक है, लॉकडाउन वगैरह लगा था उस टाइम, है ना, तो ये 2020 का है। 2020 मैच मत खेलो, आत्मनिर्भर बनो, ठीक है, और कुछ रोजगार करो। 20, या फिर ऐसे याद करो कि 20 साल के हो गए और अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो, तो आत्मनिर्भर बनो, भारत रोजगार वगैरह कुछ करो, ठीक है। और पीएम फसल योजना 2016, तो यार 16 से मुझे आता था छोला, ठीक है, तो फसल ही तो है, छोला जो बनाते हैं, चने का छोला होता है, मटर का होता है, जो भी, तो फसल ही तो है ना वो, तो पीएम फसल बीमा 2016 छोला। पीएम रोजगार और ये प्रोत्साहन, तो ये भी 2016 का प्रोत्साहन दे रहे हैं कि ये देखो तुमको ना अच्छा सा छोला पूड़ी खिलाएंगे, ऐसे करके, बाकी बहुत घटिया लगता है खाने में। गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 का, ये भी गरीब कल्याण, ये 20 मैच मत खेलो, तुम कुछ मतलब अच्छा करो तो तुम्हारा जो कल्याण होगा। गरीब कल्याण रोजगार योजना भी 2020 की है, और ये प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर 125 डेज इंट्रोड्यूस्ड इन 6 स्टेट्स। फिर लास्ट है पीएम सूर्य ग्रह वाला, तो ये तो अभी रिसेंट का ही है, 2024 का। सो दिस इज़ हाउ वी एंडेड इट, एंड आई थिंक मुझे टाइम ज़्यादा लग गया, आई विल ट्राई कि थोड़ा सा मतलब स्पीड में और बेटर तरीके से समझा सकूँ। और अगर एक भी पॉजिटिव कमेंट आता है तो मैं कंटिन्यू रखूँगी, बाकी निगेटिविटी यार मिलती है तो मुझे तो बहुत हार्ड फील होता है, बट क्या कर सकते हैं, सबका मतलब ठीक है, अपने अपने ओपिनियन। और मैं यही बोलूँगी, अगर निगेटिविटी है ऐसा कुछ मतलब, तो वीडियो को रिपोर्ट भी कर सकते हो, ऑप्शन होता है, अनसब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, डिसलाइक कर सकते हो, या और कमेंट में भी लिख सकते हो, बट कमेंट में मत लिखा करो, थोड़ा मुझे हर्ट होता है। हाँ, डिसलाइक कर सकते हो, और ये मतलब जो भी है ना, रिपोर्ट कर सकते हो, और अनसब्सक्राइब कर दो। और अगर फिर भी फीड में आ रहा है तुम्हारी, तो ऑप्शन होता है नॉट इंटरेस्टेड का, वो कर दिया करो।
और क्या होता है, हाँ, डोंट रिकमेंड दिस चैनल, ऐसा कुछ होता है वो कर दिया करो, ऐसा मतलब हेट मत फैलाओ। मेरा चैनल है और मतलब यूट्यूब पे लाखों होंगे इससे रिलेटेड, मेरा मन है मतलब कुछ करने का इच्छा है। वेल कंटिन्यू रहेगी अगर ये सीरीज़, मेरा तो इच्छा है, बाकी देखते हैं। बाकी परमार सर अगर कॉपीराइट दे दिए ना तो भी मतलब थोड़ा सा इशू होगा, बाकी देखते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल ट्राई कि कंसिस्टेंसी से चीज़ें हो पाएँ, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।